इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की लगभग 219 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, जिससे लाखों किसान अपनी आजीविका कमा रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो न सिर्फ आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि समाज सुधार और परोपकार का काम भी कर रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मेहनत और संकल्प की मिसाल दी जाती है, तब वो व्यक्ति खास बन जाता है। कुछ लोग अपने काम और जीवन के प्रति समर्पण से ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। इन व्यक्तियों की मेहनत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के भले के लिए भी होती है। उनका जीवन उन सभी को प्रेरित करता है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो। हमारा ये प्रोग्राम समर्पित है समाज की ऐसी ही वीरांगनाओं को, जिन्होंने घर के चूल्हे चौके संभालते हुए खेती में भी उतना ही योगदान दिया। ये कहानी है ऐसी ही एक साहसी महिला किसान की, जो हैं भारत की फार्म लेडी सुधा रानी तोमर। मेरा गांव का नाम है तेंदुआ, मानपुर के पास पड़ता है, ब्लॉक बिस्वा, तहसील बिस्वा, उत्तर प्रदेश। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, 200 रुपये सैलरी मिलती थी। मेरे बच्चे भी जल्दी जैसे हो गए। ससुराल में भी जब जाना कि हमारी खेती है, और इनके पास टाइम भी नहीं था। हमारे ससुर बुढ़े थे, सास थी नहीं, घर की भी जिम्मेदारियां थी। पता चला बटाई दे दें, तो 1 साल के लिए जो हम उसका 1 साल के लिए धान गेहूँ या मोटा अनाज कुछ भी हम खा सकें दर के। पता चला महीने 2 महीने खाया, उसने कह दिया हुआ ही नहीं। तो हमने अपने ससुर से कहा, हमने कि पिताजी हमको जो है खेत जाने दो। तो बोले कि बहू अगर तुम जा पाओ तो तुम जाओ। हमने कि हम जाएंगे। बोले कैसे जाओगे? हमने कि जैसे जा पाएंगे, जो भी साधन मिलेगा हम उससे जाएंगे। सुधा रानी, जिन्होंने परिवार, घर बार, बच्चों को संभालते हुए खेती करने की जिद पकड़ी, उस दिन की गई शुरुआत आज एक नए पायदान पर खड़ी है। अब तो ट्रैक्टर है, जीप है, कार है, सभी साधन है। तब तो एक बैलगाड़ी चलती थी, वो लकड़ी के पहियों के मतलब बैलगाड़ियाँ थी। नदी, ताल जो कुछ पड़ते, तब पुल उल कुछ भी नहीं थे, क्योंकि नदी की वजह से उस पार कोई साधन नहीं जाते थे। बैलगाड़ियाँ होती थी तो नदी में जैसे जहाँ वो लोग जानते थे कम पानी है तो उसको तैरा देते थे। हम भाई निकले तो गांव वाले हंसे भी, बोले लो ये खेत देखने आई, खेती करवाने आई। उसके धीरे 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 4-6 साल बीते, जब हमने खेती अच्छी शुरुआत कर दी, पैदावार भी बहुत अच्छी होने लगी। तो लोग वहाँ कहें भाई इनसे पूछो, ये जीजी सब। फिर गांव में हमको बहू कोई ना कहे, सब जीजी, कोई बिटिया, इस तरह से मतलब बच्चे भी आज भी हमको, बच्चे हैं वो भी जीजी कहेंगे, उनके पिताजी हैं वो भी जीजी कहेंगे, उनके पिताजी हैं वो भी जीजी कहते हैं। एक समय था जब सुधा रानी जी की काबिलियत पर गांव वालों ने सवाल उठाए थे। उनकी मेहनत, उनके सपने और उनकी मेहनत की दिशा पर संदेह किया गया था। लेकिन ये वो समय था जब किसी ने ये नहीं सोचा था कि सुधा जी एक दिन इस छोटे से गांव की एक ऐसी ताकत बन जाएंगी जिसे हर कोई सलाम करेगा। उन्होंने अपनी जिंदगी को न केवल अपनी खेती के माध्यम से संवारने का प्रयास किया, बल्कि गांव और समाज के लिए एक मिसाल भी स्थापित की। वो लोग जिन्होंने कभी सुधा जी की काबिलियत पर सवाल उठाया था, आज उन्हें सम्मान पूर्वक सुधा जीजी के नाम से पुकारते हैं। जीजी शब्द सिर्फ सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके समर्पण का प्रतीक है। ये वो वक्त था जब गांव के लोग उनकी कठिनाइयों और प्रयासों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज वही लोग सुधा जी की कड़ी मेहनत और सफलता को पहचानने लगे हैं। पहले हम लोग
मोटा अनाज ही बोते थे। अपने हम भी करते थे, महिलाओं को भी ले जाते थे, खड़े होके अपने करते थे, सब देखते बनाते सब कुछ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मोटे अनाज की पैदावार कम होती गई, तब हम गेहूं धान पे आ गए, गन्ने की कर लें। फिर बहुत सालों तक हमने ये किया, क्योंकि मोटे अनाज से फिर कोई फायदा नहीं रह गया। लोग बाग पूछते भी नहीं थे, सस्ता मार्केट में बेचें भी वो भी सस्ता जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ होने लगा कि ये गेहूं धान के लोग बाग कम पसंद करने लगे, मोटा अनाज ढूंढने लगे और उसके अच्छे पैसे भी मिलने लगे। अब मोटे अनाज में ही करते हैं। अभी हमने पिछले साल कोदो की बुआई करवाई थी, उसमें इतनी कम लागत आई, अब पैदावार इतनी अच्छी हुई, उसमें सिंचाई भी कम करनी पड़ी हमको, उसमें खाद भी हमको नहीं डालनी पड़ी। लोग बाग हंस रहे थे गांव में, बोले ये देखो कोदो लगा रही महिलाओं के, ये देखो कोदो की बुआई करवा रही हैं। मोटे अनाज पे ही अब हम लोग मतलब ज़्यादा वो कर रहे हैं, पैदावार भी उसमें अच्छी होती है और हर फसल में मोटा अनाज बो सकते हैं। ये नहीं कि हम उसमें जाड़ों में ही बोएं, गर्मियों में बोएं, चाहे जब चाहें तब मोटा अनाज हम पैदा कर सकते हैं। ऐसी हमको सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं, ऐसे ऐसे सब बीज उपलब्ध करा देते हैं, तो मोटा अनाज हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। वक्त के साथ साथ जब सुधा जी ने अपने खेतों में मोटे अनाज की खेती शुरू की, तो धीरे धीरे इसके फायदों को दुनिया ने समझना शुरू किया। पहले मोटे अनाज को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन सुधा जी की मेहनत और उनके समर्पण ने इसे एक नया नजरिया दिया। समय ने यह साबित किया कि मोटे अनाज केवल खेतों में उगाए जाने वाला साधारण खाद्य नहीं है, बल्कि ये एक सुपर फूड है जो शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद है। सुधा जी के खेतों में उगाए गए मोटे अनाज ने न सिर्फ खेती को समृद्ध किया, बल्कि उसे एक नए स्तर पर ले जाकर समाज के लिए भी लाभकारी बना दिया। सुधा जी की कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा फायदा यह था कि उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के पोषण के लिए भी इसका उपयोग किया। ये हमको सुझाव जो है कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से ही मिला कि कुछ महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा, आपको भी कुछ फायदा होगा। सरकार ने इतना सब कर रखा है, तो उनको बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये किया है कि बच्चे भी जो कुपोषित हैं वो नहीं होंगे, वो भी बड़े शौक से खाते हैं। देखने में तो वो काले लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। ये जो लड्डू हम रागी के मुड़वा के बना रहे हैं, मक्के के लड्डू जो हम बना रहे हैं, ये जो है कुपोषित बच्चे होते हैं जिनको पहले महीना से केमिकल पड़ता था, दवाइयाँ पड़ती थी, एक से एक बीमारियाँ, छोटे छोटे बच्चों के खूब बड़े बड़े से पेट निकल आते थे, बच्चे दुबले पतले हैं। तो ये सब अनाज के खान पीन से या उल्टे सीधे खाने पीने से, उन्हीं के लिए हम ये सब तैयार कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं।
आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। ये जो रागी जिसको मड़ुआ बोलते हैं, इसके लड्डू हम कम से कम 20-25 महिलाएं हमारे साथ में काम करती हैं, डेली आती हैं। अच्छा, पुरुष लोग भी काम करते हैं क्योंकि इतनी महिलाएं इतना चलाने में कुंटलों में बनते हैं। जैसे गेहूं धान की खंदाई थ्रेसिंग होती है, ऐसे इसकी भी होती है। अलग अलग धान की मशीन अलग होती हैं, सरसों की खंदाई की अलग मशीन होती है, कोदो की अलग होती है, गेहूं की अलग होती है, अलग मक्का की अलग होती है। अब तो हर मशीन अलग है, मोटे अनाज के अलग है। जैसे अब जो सरसों वाली मशीन थ्रेसिंग है, वो उसमें मक्का की खंदाई नहीं हो पाएगी, उसकी अलग से होंगी। तो यहाँ उसको हम लेके आते हैं, फिर उसको साफ करवा के फिर पिसवाते हैं चक्की से पिसवाने के बाद फिर यहाँ हम अपने कारीगर लगाते हैं, कुछ महिलाएं भी लगती हैं, पुरुष भी लगते हैं। उसको हम घी डाल के उसमें आटा उसको हम भुनवाते हैं। भुनवाने के बाद उसको निकाल लेते हैं कि अगर भुनवाएंगे नहीं, कच्चा रहेगा तो उसमें बच्चे कोई खाएंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे। उसमें एक कचाइन जैसी आएगी, जैसे बनाने पे कच्ची रोटी रह जाती है तो उसमें वो स्वाद नहीं रह जाता है। और ज़रा सा एक और खा लो, फेंक दो। ऐसे ही बच्चे भी ज़रा सा काटेंगे और फेंक देंगे। ये इसको आटे को हम भुनवा के उसमें सौंधापन आने लगता है, फिर हम गुड़ डालते हैं उसमें। कढ़ाई में उसका जलाव बन जाता है। जलाव बनने के बाद फिर हम उस आटे को उसी में डाल के उसको मिला लेते हैं। उसमें ही ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, गोंद भी हम उसमें डालते हैं। तो ये सब डालने के बाद जो है फिर उसके लड्डू बनते हैं। लड्डू बनने के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तब डिब्बे में महिलाएं ही पैकिंग करती हैं। ये काम महिलाओं का ही है, जो पैकिंग वाला काम होता है ये सभी महिलाएं करती है, इसमें पुरुष का कोई काम नहीं है। फिर हम अपने ही साधन से जहाँ का ऑर्डर हमको मिला होता है वहाँ पर हम भेजते हैं। स्वस्थ पीढ़ी का विकास तभी संभव है जब हम सही पोषण और देखभाल प्रदान करें। और इसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए सुधा जी अपने खेतों में मोटे अनाज उगाती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा भी करती हैं जिसके कारण गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। ये अद्भुत सुझाव उन्हें केवी के कटिया से मिला, जहां सुधा जी ने अपने खेतों में मोटे अनाज के साथ साथ बची हुई जमीन का सही उपयोग किया है। उन्होंने इसे इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि इससे न केवल उनकी खेती को लाभ हुआ बल्कि समाज को भी इसका फायदा मिला। सुधा जी ने अपने खेतों में मोटे अनाज के साथ साथ सहजन और अन्य पौधों का उपयोग करके जमीन का एक आदर्श उपयोग किया है, जो न केवल कृषि को समृद्ध करता है बल्कि समाज में पोषण का स्तर भी बढ़ाता है। किनारे जो मेड़े होती हैं खेतों को, उसमें बीच में तो फसल हमारी हो जाती है। अब बीच के मेड़ वाली रास्ता खाली रहती है क्योंकि उसमें पेड़ ऐसे लगा दिए हैं हमने सहजन के कि उसमें कांटे तो होते नहीं है कुछ भी। सहजन महिलाओं के लिए इतना अच्छा है। बहुत कमजोरी है, डिलीवरी के समय खून की कमी है, अगर उसको सुखा के उसका पाउडर बना के डेली 1 महीने तक पड़े, डॉक्टर कोई ये नहीं कहेगा इनके खून की कमी, इतना खून उनके बनाता है सहजन जो है। सहजन यानी ड्रम स्टिक, जिसे हिंदी में मुनगा की फली भी कहा जाता है। सहजन का सेवन गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें भरपूर पोषण और आयरन होता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हमने अपनी खाली जमीन मेड़ तक नहीं छोड़ी है और ये हमको राय जो है कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से उन्होंने हमको दी थी कि आप बीच में इससे फायदे भी हैं। इसके गांव में जो महिलाएं हैं वो भी ये समझ लीजिए कि मैंने व्यवस्था कर रखी है, वरना गांव की मेरी एक भी उसमें पत्ती फली मिले ना,
क्योंकि वो लोग पहले नहीं जानते थे इतने फ़ायदे हैं, लेकिन अब इतने फ़ायदे जान गए तो जो हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं दीदी तुम हमको ये फली दे दो, ये पत्ती दे दो, इसकी फलियाँ भी बिक जाती हैं, इसकी पत्ती सुखा लो। ये अगर बकरियों को भी दे दें तो वो भी इतनी शौक से बकरियां वो खाती हैं, उनको भी इस चीज़ों की जैसे महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है ऐसे उनको भी ज़रूरत पड़ती है। सहजन की सब्जी भी बनती है, सहजन की पत्तियां छाया में सुखा कर उसका पाउडर बना लो, सुबह खाली पेट उसको अगर 1 चम्मच फाँक लो, 1 महीने में ही आप अंतर देख जाएंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ। सुधा जी को मशरूम से बने विभिन्न व्यंजन काफी पसंद थे, लेकिन ये सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहा। उनके इस छोटे से शौक ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। अपने मददगार स्वभाव और सीखने की ललक के चलते किस्मत ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया जिन्होंने मशरूम की खेती के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी और सही मार्गदर्शन दिया। एक कृषक होने के साथ साथ सुधा जी एक सफल उद्यमी भी हैं। बाजार और उससे जुड़ी हानि और लाभ की परख उनके व्यवसाय का अहम हिस्सा रही है। उनकी समझ और अनुभव ने उन्हें एक और कदम उठाने का साहस दिया और ये कदम उनके जीवन में नया मोड़ लाया। सुधा जी ने इस अवसर को हाथों हाथ लिया और अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से मशरूम की खेती की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी मशरूम की फसल ने पूरे इलाके में अपनी पहचान बना ली। आज उनके उगाए हुए मशरूम न केवल स्थानीय बाजारों में धूम मचा रहे हैं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी उनकी काफी मांग है। खेती तो हम करते ही थे, मोटे अनाज की, गन्ने की भी करते थे। जैसे बच्चों के साथ कहीं गए या मार्केट जाते देखते थे मशरूम, कभी 1-2 बार लेने के लिए सोचा भी, तो देखें तो रेट पूछे इतने हाई फाई, तो भाई नहीं ले पाए। वो तो ले आते थे, हमको खाने बहुत अच्छे लगते थे। तब हमने कहा कि चलो देखते हैं, किसी जानकारी लेते हैं, और हमारी जगह पड़ी है तो हम भी मतलब वो कर लें अपनी जगह। तो एक पांडे जी थी, उनकी पत्नी यहाँ थी महिला हॉस्पिटल में, आशा बहू थी। हम भी महिलाओं को जैसे किसी ने कह दिया चलो लेके हमको चलो साथ में, तो एक दूसरे की सब मदद करते हैं। और इस हालत में महिला के ही साथ जाएगी, तो वो हम दोनों लोग पास में बैठे थे, हमारा उनसे संपर्क हुआ कि ये भाई आपके भाई साहब क्या करते हैं। हमने पूछा आपके यहाँ क्या करते हैं, तो हमने बताया हमारे वहाँ ये करते हैं। बोली मेरे वहाँ ये करते हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे यहाँ बाहर हैं और मशरूम के लिए मतलब वो करते हैं। तो हमने कहा मशरूम तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमको तो कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो हमको बता दे, हमारी जगह पड़ी है। तो बोली आप आइए घर में, और आएंगे पांडे जी, हम आपसे मिलवा देंगे। मेरा उनसे संपर्क हुआ, तब मैंने थोड़ा मशरूम लगाया। एक जगह मैंने लगाया तो उसमें पानी भर गया बाग में, इतना अनुमान नहीं था। उन्होंने हमको बता तो दिया, हमने सब व्यवस्था कर ली। फिर और हमने लगाया, उस साल ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाए, हमारे पांडे जी की वाइफ ख़त्म हो गई। 3 साल से हम मशरूम जहाँ लगा रहे हैं, यहाँ ना कोई पानी की दिक्कत है, ना किसी प्रकार की दिक्कत है। हम अपना अच्छा खासा मशरूम पैदा करते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान साथियों,
खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। ये मशरूम जो है 2 प्रकार से होते हैं। एक तो गर्मियों में भी लगते हैं, जाड़ों में भी लगते हैं। गर्मियों वालों में ज़्यादा समस्याएं आती हैं क्योंकि बिना एसी के वो नहीं पैदा हो सकते। और ये जो मशरूम हम लगाते हैं ये ठंडक वाले हैं। जैसे जाड़े में इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि मेहनत बहुत करनी पड़े, और इसमें लागत भी नहीं। जैसे गेहूँ की फसल होती है, भूसा हमको आराम से मिल जाता है। भूसा भिगोते हैं, उसमें अपने जो कुछ मिलाना होता मिला के अपने हर चौथे दिन उसको पलटते हैं, क्योंकि पलटेंगे नहीं तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। जब भूसा मुलायम हो जाता है उससे पहले हम एक टट्टरनुमा तैयार कर लेते हैं, जिसको गांव में पहले छप्पर बोलते थे। फिर बीच बीच में जैसे खेतों में बचाने के लिए एक मचान टाइप के बनते थे, वो एक बनता था या 2 बनते थे, लेकिन इसमें जितने बना लें, जितनी ऊंचाई पे हो जाए उसमें भूसा बो देते हैं। भूसा बोने के बाद उसके बाद हम बिजाई उसमें करते हैं, बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद 15 दिन के बाद हम गोबर की खाद लगाते हैं। गोबर की खाद लगाने के बाद में फिर उसमें हल्का सा हम छिड़काव करते हैं, भरते नहीं हैं, हल्का सा स्प्रे नुमा उसका छिड़काव करते हैं। फिर 30 से 35 दिन के बाद वो मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं। सुधा जी ने अपने कृषि उद्यमिता के सफर में एक नया आयाम जोड़ते हुए जब फूलों की खेती करने का निर्णय लिया तो ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे गांव और इलाके के लिए प्रेरणा बन गया। उनके इस निर्णय ने खेती के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हुए एक नई सोच और नए अवसरों का द्वार खोला। फूलों की खेती ने उनकी भूमि को एक रंगीन आभा दी और उनकी मेहनत को आर्थिक सफलता में तब्दील कर दिया। स्थानीय बाजार में ताजे और सुंदर फूलों की बढ़ती मांग ने उनकी फसलों को खास बना दिया। धीरे धीरे उनके फूल आसपास के शहरों तक पहुंचने लगे और उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। सुधा जी के लिए ये केवल एक आर्थिक पहल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जिसने उनके खेतों को खुशबू से भर दिया। ये फूलों की खेती के लिए हम इधर उधर देखते थे, हमको भी शौक लगा कि हम भी करके देखे। जगह पड़ी थी, पहले हमने थोड़े लगाए, उसके बाद फिर ज़्यादा लगाने की सोची। शौक में हमने वो किया, क्योंकि हम जब खेत पे जाएं तो देखने में अच्छा लगता है। एक कितने भी टेंशन में हो, कितने भी उसमें हो, लेकिन देख के अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए मैंने खेती, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। मेहनत तो है ही है, मेहनत तो सभी कामों में है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। ये जो गन्ना हम पैदा कर रहे हैं वो जैविक से, उसमें कोई भी दवाई, कोई केमिकल, कोई यूरिया, कोई खाद नहीं, कुछ भी हम नहीं डालते हैं। उस हिसाब से पढ़ते थे तो बिल्कुल जैविक उसमें आ जाता हमारा गन्ना। 3 साल हो रहे हैं, गुड़ बनाना शुरू किया। इसमें कोई केमिकल भी नहीं हम डालते हैं, गन्ने से उसकी गुड़ बनाते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, ये सफ़ेद तिल्ली आती है वो हल्की भून के है, उसमें सूंठ भी मिला मतलब डाल देते हैं। पहले तो बड़े बड़े टुकड़ों में गोल गोल या तोड़ के उसको खाओ, लेकिन इसको ना तोड़ना पड़ता है, ना एक बड़ा पीस होता। कोई थोड़ा लेना चाहता, सोचता पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन वो एकदम से बर्फ़ी की कटिंग में, जैसे छोटी छोटी बर्फ़ी कटी होती है, इस तरह की कटिंग में वो पीस आएंगे। वो कोई भी आराम से उठा के उसको खा सकता है। बिना केमिकल के पैदा करते हैं, जैविक जैसे उसको कहते हैं ना, उस हिसाब से हम उसको करते हैं। कोई कीटनाशक नहीं होगा। बहुत अच्छी खाने में गुड़ लगती है, उसके रेट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आज जो महिलाएं हैं घर में बैठी रहती हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए।
हम भी तो एक महिला हैं। महिला होके मानते हैं बहू बेटियां सबकी होती है, वहाँ की बेटी है, कहीं की बहू है, कहीं की बहू है, कहीं की वो बेटी है। और ऐसा कोई नहीं है कि वो किसान से ना जुड़ी हो। हर महिला को बाहर निकलना चाहिए। तो शुरू से आखिर तक आज तक मैं ही देखती आ रही हूँ और देख रही हूँ। जब तक जीवन रहेगा, जब तक मैं चलती फिरती रहे, मेरा शरीर साथ देगा, तब तक मैं खुद देखती रहूँगी। मैं सुधा दादी के साथ बहुत साल से खेती करते हैं फूलों की। मैं यहाँ पे रोज आती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। ये फार्म जो है मछरेटा ब्लॉक में, इसको हम 10 वर्षों से फार्म मैनेजर के रूप में देख रहे हैं सुधा रानी जी के साथ में। हम अगला हम लोगों का टारगेट है कि हम आम की नर्सरी को भी करके लोगों को भी प्रोवाइड कर सकें, साथ ही में हम एग्जॉटिक इस फील्ड को भी दिखा सकें कि कौन कौन सी वैरायटियां हैं और कितना बढ़िया हमारा परफॉर्म हो रहा है इस प्लॉट में। साथ ही में हम 3 वर्षों में हमारा विज़न है कि इसको हम एक्सपोर्ट में ले जा सकें। भारत सरकार के निरंतर प्रयास से जो आज देश में मोटे अनाजों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है, निश्चित तौर पे शहर के लोगों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में भी मोटे अनाजों को लेकर के बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है और लोग इसके लिए सेवन करने और साथ साथ इसके प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करके बाज़ार में बिक्री करके आय अर्जन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सुधा रानी तोमर द्वारा मोटे अनाजों को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए और समाज में जन जागृति करते रहिए, लोगों को स्वस्थ बनाएं, लोगों को खुशहाल हों। भारत तभी सशक्त होगा जब भारत स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ भारत में ही समृद्ध भारत की परिकल्पना की जा सकती है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की तरफ से उनके पूरे समूह के संगठन साथियों और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरह सुधा जी ने अपने खेतों से न केवल अनाज बल्कि एक उम्मीद भी उगाई है। एक उम्मीद जो हर कृषक को अपने पसीने की महक से सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे वो खेती हो, व्यापार हो या समाज में बदलाव लाना हो। सुधा जी की कहानी सिर्फ एक महिला कृषक की नहीं, बल्कि एक उद्यमी और समाज सेविका की भी है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये सिद्ध कर दिया कि अगर नियत सही हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। आज सुधा जी भारत की फार्म लेडी बन चुकी हैं, जो न केवल अपने गांव की प्रेरणा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। ये दिखाते हुए कि बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन उसका असर महान होता है। सुधा जी की यात्रा केवल शुरुआत है और ये सफर आगे और भी ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि जब संकल्प मजबूत हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे